हाय फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें ये तुगलक वंश चल रहा है। कौन सा वंश? तुगलक वंश चल रहा है। तो ये तुगलक वंश का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें हम दो राजा को पढ़ाए हैं, दो सुल्तान लोगों को पढ़ाए हैं, गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। उन लोग का हम बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, उन लोग का कार्यकाल और उन लोग का साम्राज्य का बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। तो उससे आप लोगों को काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग और इससे पहले वाला वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट, तुगलक वंश का फर्स्ट पार्ट। तो ये तुगलक वंश का सेकेंड पार्ट है। चूँकि ये तुगलक वंश काफ़ी लंबा चला था, लगभग 94 सालों का, तो इसीलिए इसमें काफ़ी राजा लोग आते हैं, लगभग 8 राजा लोग आते हैं। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राजा उन लोग के बारे में अगर हम डिटेल में ना पढ़ाएं तो ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा। इसीलिए हम इसको दो पार्ट में बांटे हैं, क्या कि वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो और आप लोगों को समझ में आए और एग्ज़ाम आप लोगों का क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ये कब से कब तक काम करता है? ये तीसरा नंबर का राजा रहता है। 1351 से 1388 ईस्वी तक काम करता है, ठीक है। लगभग 37 साल तक काम करता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब होता है? 1309 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1309 ईस्वी में होता है। और इसके पिता, फिरोज शाह तुगलक के पिता का क्या नाम रहता है? मलिक रजब रहता है, मलिक रजब, है ना। तो ये गियासुद्दीन तुगलक का भाई रहता है, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक का भाई रहता है। जो जो गियासुद्दीन तुगलक पहला नंबर का जो सुल्तान रहता है ना तुगलक वंश का, उसी का भाई रहता है। कौन? मलिक रजब, ठीक है। अब जो जब मलिक रजब का मृत्यु हो जाता है तो गियासुद्दीन तुगलक है ना, वो फिरोज शाह तुगलक का बहुत अच्छा से देखभाल करता है, बहुत अच्छा से देखभाल करता है। और फिरोज शाह तुगलक का भाई का क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक उसका चचेरा भाई रहता है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान रहता है तो उसका उसका वो काफ़ी अच्छा से देखभाल करता है, उसको राजनीतिक शिक्षा देता है, प्रशासनिक शिक्षा देता है, और साथ ही साथ उसको बहुत अच्छा एक पोस्ट में भी, एक अच्छा पद में भी नियुक्त करता है। क्या पद रहता है? अमीर ए हाजिब। क्या? अमीर ए हाजिब पद में वो नियुक्त करता है, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक ये पद में रहते हुए मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास जीत लेता है। देखिए, हम जो जो बोल रहे हैं उसको लिखे हुए भी हैं। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को मिस्टेक लगे तो आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई झंझट नहीं है, जो चीज़ है उसी चीज़ को, ये तो हमको पूरी तरह से याद है, तो इसीलिए हम इस चीज़ को अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी हल्का सा भी मिस्टेक होता है तो हम पहला कमेंट में जाके लिख देंगे, तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, कमेंट देख के। और इसको पोज करके पढ़िएगा तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप आगे देखते हैं। फिरोज तुगलक जो था वो उलेमाओं, अमीरों और धार्मिक गुरुओं के सहयोग से, उन लोग के सहयोग से 22 मार्च 1351 को थट्टा नामक स्थान में राज्याभिषेक कराता है, ठीक है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो जाता है और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। तो उसी में ऐसा बात होता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान बनने के पीछे फिरोज शाह तुगलक के दो बातें प्रचलित थी। क्या क्या बातें प्रचलित थी? कि एक तो वो सुल्तान बनना नहीं चाहता था, और एक पॉइंट तो ऐसा बोला जाता है कि वो सुल्तान बनना चाहता था। और सुल्तान नहीं बनना चाहता तो उसके पीछे क्या बोला जाता है? कि उसको बनाने में उलेमाओं, अमीरों और धार्मिक गुरुओं का विशेष सहयोग था, ऐसा बोलता है। अब आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक पूरी तरह से इस्लामिक साम्राज्य का स्थापना करता है। क्या? इस्लामिक साम्राज्य का स्थापना करता है। और उसके ऊपर उलेमाओं, अमीरों और धार्मिक गुरुओं का विशेष प्रभाव रहता है, विशेष प्रभाव रहता है। तो इस तरह से ये वीवीआई पॉइंट है। इस्लामिक राज्य या इस्लामिक साम्राज्य का स्थापना कौन किया था दिल्ली सल्तनत में? तो फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसके विपरीत अगला पॉइंट क्या है? इसके विपरीत अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इस्लामिक साम्राज्य के विपरीत अपना शासन चलाया था। मतलब वो जो था ना, वो धर्म और शासन को दोनों को अलग अलग रखा था। बात को समझे, ऐसा था, अलाउद्दीन खिलजी किया था। लेकिन
जो फिरोज शाह तुगलक था पूरी तरह से इस्लामिक साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। फिरोज तुगलक ने हिंदुओं को क्या कहा? जिम्मी कहा। जहाँ जहाँ पर पॉइंट करे बहुत इंपॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन आता है, देखिएगा अच्छा से। जिम्मी कहा, जिम्मी कह के संबोधित किया, और साथ ही साथ कौन लोगों को जिम्मी कहा? हिंदुओं को। ठीक है, और ब्राह्मणों में जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों में जजिया कर लगाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को उसके निर्माण जो निर्माण कराया और जो कल्याण का काम किया, उसके कारण दिल्ली सल्तनत में उसको क्या कहा जाता है? कल्याणकारी शासक कहा जाता है। क्या? कल्याणकारी शासक कहा जाता है। इसने और इसे क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का इसको अकबर भी कहा जाता है। अकबर एक बहुत अच्छा शासक था मुग़ल काल में, इसको अच्छा से डिटेल में पढ़ाएंगे। उसने भी बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य कराया, उसका फिर बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में अच्छा से एकता बना के रखा, इसलिए अकबर को बहुत अच्छा शासक कहा जाता है मुग़ल काल में। लेकिन दिल्ली सल्तनत में वैसा ही काम किया था फिरोज शाह तुगलक, इसीलिए उसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक इसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक का। तो 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 उसने हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया था। कौन नहीं किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बात के समझे? और सबका वो भलाई चाहता था, सबका वो भलाई चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक। वो एक सहिष्णु शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि फिरोज शाह तुगलक जब आया सुल्तान बन के, तो हिंदुओं, देखिए हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग नीति बनाया, अलग अलग नीति बनाया दोनों के लिए। क्या क्या अलग अलग नीति बनाए वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिरोज तुगलक के द्वारा किए गए कार्य, लागू किए गए कार्य, क्या क्या कार्य है उस चीज़ को हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो था ना, वो 24 प्रकार का जो कर था उसको समाप्त कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, और सिर्फ चार प्रमुख कर लगाया, चार प्रमुख टाइप का वो कर लागू किया। क्या क्या कर लागू किया उसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए चार प्रमुख कर कौन कौन था? पहला कर था खम्स। पहला कर क्या था? खम्स था। और ये देखिए VVI ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, खम्स क्या था? युद्ध में सैनिकों द्वारा लूटा गया धन, उसमें से 1/5 भाग साम्राज्य को देना पड़ता था, मतलब सुल्तान को देना पड़ता था। ठीक है, बाकी सैनिक अपने पास रखते थे, बाकी जो बचता था उसको सैनिक अपने पास रखते थे। और दूसरा जो था वो खराज था। खराज क्या था? ये भी एक तरह का कर था। ये क्या कर था? ये कृषि लगान था। क्या था? कृषि लगान था। ठीक है, जिसमें कृषकों को अपनी अपनी कुल उपज का 1/3 या 1/5 भाग साम्राज्य को देना पड़ता था। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ गए। खराज को नहीं समझा तो पीछे जाकर देखिए। अब फिर तीसरा पॉइंट क्या है? जजिया कर। जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों में लगाया जाता है, गैर मुसलमानों में। जैसे गैर मुसलमान कौन थे? हिंदू थे, तो हिंदू लोग से ये कर लिया जाता था। हिंदू होने के तौर पे अगर साम्राज्य में है तो आप लोग को जजिया कर देना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट कर क्या है? जक़ात। जक़ात मतलब मुसलमानों में भी वो कर लगाया, मुसलमानों में भी कर लगाया। और उन लोगों का कुल आय का जितना भी लोग कमाता था उसमें 2.5% या 2.5% का भाग मुसलमानों को साम्राज्य मतलब राजा या सुल्तान को देना पड़ता था, फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पीछे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सा विभाग का स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक, उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दीवान, पहला क्या? दीवाने बंदगान। तो इसमें क्या है, इसका पॉइंट देखते हैं। उसको दासों से बहुत अधिक प्यार था या बहुत ज़्यादा उसको लगाव था, समझे? उसको बहुत ज़्यादा लगाव था, वो लोग प्रति वो अच्छा सोचता था, लगाव था। अतः उसने दासों के समुचित रख रखाव, उन लोग के समुचित मतलब अच्छा से रख रखाव के लिए एक विभाग का ही निर्माण कर दिया। उसी विभाग का नाम क्या था? दीवाने बंदगान। ठीक है, दीवाने बंदगान। और इसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में कुल कितने दास थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,80,000 दास या गुलाम थे इसके समय में। दीवाने बंदगान इंपॉर्टेंट है, इसलिए VVI लगा देते हैं इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट क्या है, दीवाने खैरात। अब दीवाने खैरात क्या है, इसको देखते हैं। निर्धन महिलाओं और बच्चों की आर्थिक सहायता, देखिए आर्थिक सहायता के लिए दीवाने खैरात लागू किया या दीवाने खैरात चलाया, ठीक है। जिसमें मतलब, और अगला पॉइंट क्या है, जिस महिला का विवाह नहीं होता था, जिस महिला का विवाह नहीं होता था उनके विवाह संबंधी सहायता दी जाती थी, किसमें, दीवाने खैरात में, दीवाने खैरात में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दारुल सफ़ा क्या है, दारुल सफ़ा, साम्राज्य में निर्धन वर्ग के लिए मुफ्त चिकित्सा दी जाती थी। जो जो गरीब था उन लोग को मुफ्त में चिकित्सा दी जाती थी, जिसको कि दारुल सफ़ा कहा जाता है, दारुल सफ़ा, समझे। अब अगला पॉइंट देखिए, ये भी बीबीआई है। इतना अधिक सुविधाएं, इतना अधिक सुविधाएं जनताओं को दी, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी शासक बोला जाता है। इतना ज़्यादा वो लोग को देता है, अच्छा अच्छा चीज़ सुविधाएं मुहैया कराता है, जिसके कारण इसको कल्याणकारी शासक कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का। देखिए कल्याणकारी शासक कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, लोक निर्माण विभाग का भी स्थापना करता है, और उसमें क्या क्या करता है उस चीज़ को भी देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण के तहत कुल 300 नगरों का स्थापना किया। कितना, 300 नगरों का स्थापना किया या फिर निर्माण कराया। और उसमें से कुछ कुछ, अब 300 नगर तो उतना बहुत ज़्यादा है, उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नगर है जिसको आप लोग को जाना चाहिए। फिरोजपुर था, जौनपुर था, फतेहाबाद था, हिसार था, फिरोज़ाबाद था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या था। उसने 5, देखिए 5 बड़े नहरों और सैकड़ों छोटे छोटे नहरों का निर्माण करता है। 5 बड़ा नहर और सैकड़ों, मतलब 100, लगभग लगभग 100 उतना छोटे छोटे नहरों का निर्माण कराता है, ठीक है। किस लिए निर्माण करता है, कृषि में सिंचाई के लिए करता है, ठीक है। अब इसके अलावा भी वो तालाबों और कुओं का भी निर्माण कराता है, ठीक है। अभी देखिए बीबीआई आया, नहरों के निर्माण कराने के कारण उसने सिंचाई के लिए अलग से कर लगाया, अलग से कर लगाया, ये आता है, ठीक है। उस कर को क्या बोलते हैं, हक ए सर्व, क्या कहते हैं, हक ए सर्व, क्या कहते हैं, हक ए सर्व कहा जाता है। ये कुल कृषि उपज का जो हक ए सर्व था, वो कुल कृषि उपज का 1/10 भाग था, ठीक है, 1/10 भाग था। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इसके 5 बड़े नहर थे, इसने 5 बड़े नहर बनाया था। कहाँ से कहाँ बनाया था, इस चीज़ को एक बार देख लीजिए, ये आप लोग को आना चाहिए। पहला क्या है, सतलज से घग्गर तक बनाया था, पहला, ठीक है। दूसरा, यमुना से हिसार तक बनाया था। तीसरा, घग्गर से फिरोजाबाद तक बनाया था। चौथा, यमुना से फिरोजाबाद तक बनाया था। और पांचवा, सिरमौर से हांसी तक बनाया था, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं। अब उसने 1200 से अधिक, देखिए 1200 से अधिक नए फलों के बाग बगीचे लगाए, बहुत ज़्यादा बाग बगीचे लगाया। 1200 से अधिक नए बाग बगीचे लगाए, और वो फलों के बगीचे लगाया, ठीक है। और देखिए इसमें वीवीआई पॉइंट आया, फलों की गुणवत्ता या क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसने अनुसंधान या फिर रिसर्च भी किया। काहे किया, क्योंकि इससे अधिक स्वादिष्ट, सुंदर और गुण से भरे हुए फल आए, उपजे, इसीलिए वो रिसर्च करवाता है या अनुसंधान करवाता है, बहुत बड़ा काम करता है। अब आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का था, उसके समय में 30 बाग लगाए गए थे। तो उनको भी ये जो है ना, उनको भी ये पुनः ठीक करवाता है, और उसमें भी नए नए फलों के वृक्ष को लगवाता है। बहुत ही ज़्यादा परोपकारी काम कर रहा है फिरोज शाह तुगलक। अब आगे देखते हैं, फिर इसने अनुवाद विभाग का भी निर्माण करवाता है, ताकि जो भारतीय ग्रंथ थे, काफ़ी रहस्य से भरे हुए, काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रंथ थे, तो उसको वो अनुवाद कराता है इस्लाम में, फारसी भाषा में, तुर्की भाषा में, और साथ में जो इस्लामिक ग्रंथ है उसको भी अनुवाद कराता हिंदी में, इसलिए वो अनुवाद विभाग का निर्माण कराता है, ठीक है।
फिर अगला पॉइंट देखते हैं, इसके समय में मुख्य वास्तुकार जो था, वास्तुकार जो उसी के देख रेख में सारा कुछ का निर्माण होता है, उसका नाम रहता है मलिक गाजी सहना। मलिक गाजी सहना रहता है, ठीक है। इसके नेतृत्व में इसके डायरेक्शन में ही सारा निर्माण कार्य कराया गया था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने सिक्के जारी किए, उसमें अपना सिक्का जारी किया, फिरोज शाह तुगलक जो अपना सिक्का भी जारी किया और उसमें खलीफा लोग का नाम अंकित कराया, मतलब उसमें वो ढलवाया, उस पर पंच मरवा के ढलवा दिया खलीफा लोग का नाम, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आता है ये, ठीक है, BBI है। तो उसमें खलीफा लोग का नाम अंकित करवाया सिक्का में, जो सिक्का निकाला है। और उलेमा और धार्मिक गुरु और अमीरों को ऐसा करने से वो खुश करना चाहता था। किसको खुश कराना चाहता था? उलेमा को, धार्मिक गुरुओं को या अमीरों को, ऐसा करके। अब आगे देखते हैं कौन दो नए सिक्के चलाए। एक तो अध चलाया, क्या, एक अध चलाया, ठीक है, जो कि जीतल का 50% था, ठीक है। अब उसके बाद बीख चलाया, जो बीख चलाया वो जीतल का 25% था। अध और बीख, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, साथ ही साथ उसने उलेमाओं, धार्मिक गुरुओं एवं अमीरों को खुश करने के लिए, अब लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारा जो मंदिर था, हिंदू मंदिर, जो हिंदू मंदिर था उन लोग को तुड़वा देता है। सोच रहे हैं, उलेमा लोगों को खुश करने के लिए, धार्मिक गुरुओं से खुश करने के लिए और अमीरों को खुश करने के लिए हिंदू का मंदिर लोग को तुड़वा देता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसी के मद्देनज़र, इसी के तहत वो पूरी जो उड़ीसा है, पूरी जो उड़ीसा में है, पूरी जो उड़ीसा में है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर। तो उसको वो लूटता है, लूट के वहाँ का जो मूर्ति रहता है उसको समुद्र में फेंकवा देता है। देखिए, बहुत कोई तो पूरी गया भी होगा उड़ीसा, आज तक हम तो नहीं गए हैं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा हम ज़रूर जाएंगे और जगन्नाथ मंदिर ज़रूर देखेंगे। मेरा भाई लोग गया है, मामा का लड़का लोग। अब आगे देखते हैं, तो मूर्ति को समुद्र में फेंकवा देता है, जगन्नाथ मंदिर का मूर्ति को, पूरी का, ठीक है, पूरी का जगन्नाथ मंदिर का मूर्ति को वो समुद्र में फेंकवा देता है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, साथ ही साथ टूटे हुए मंदिरों के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगवा देता है, मतलब पूरी तरह से रोक लगा दिया। हिंदू लोग में तो कुछ ज़्यादा ही प्रतिबंध लगा दिया, मंदिर भी नहीं बना सकते, टूटा हुआ मंदिर को निर्माण नहीं कर सकता, पुनर्निर्माण। फिर अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या, उसने मेरठ और टोपरा में जो अशोक का स्तंभ था उसको उखड़वा लेता है और दिल्ली ले आता है और वहीं वो स्थापित कर देता है, जो कि अभी वर्तमान में भी दिल्ली में है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, फिरोज शाह तुगलक एक पढ़ा लिखा विद्वान सुल्तान था। क्या, पढ़ा लिखा विद्वान सुल्तान था। और उसने फारसी भाषा में, कौन सा, फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखा, जिसको कि फुतू ए फिरोज शाही कहते, फुतूहत ए फिरोज शाही। एक बार और पढ़ देते हैं, फुतूहत ए फिरोज शाही कहते हैं। ये तो बहुत पूछता BBI है, क्या कहते हैं, फुतूहत ए फिरोज शाही कहते हैं, जो फिरोज शाह तुगलक लिखा था अपना आत्मकथा। अब अगला देखते हैं, अब इसके दरबार में एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहता था, उसका नाम क्या था, बर्नी। उसने भी 2 पुस्तकें लिखी, 2 एकदम बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। ये भी पूछता है, क्या है, पहला पुस्तक था तारीख़ फिरोज शाही और दूसरा फतवा है जहांदारी, ठीक है, फतवा है जहांदारी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये भी पूछता है, इसको भी BBI कर देते हैं, सब इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, अब इसका जो सैन्य व्यवस्था था वो किस रूप में था, उस चीज़ को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो सैन्य व्यवस्था किया वो किस तरह से था। जैसे सैन्य व्यवस्था हम लोग देखे थे, बलबन बहुत अच्छा से हमेशा तत्पर सेना रखता था, अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेना रखा। तो इस तरह से अब आगे देखते फिरोज शाह तुगलक वंश में क्या करता है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक का सैन्य व्यवस्था देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक का सैन्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूरी तरह से असफल सिद्ध हुआ। वो सैनिकों को अच्छा से रखने में समर्थ नहीं हो सका। अब आगे देखते हैं,
उसने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दे दिया, वंशवाद को बढ़ावा दे दिया। मतलब जो सेना एक बार नियुक्त हो जाता था, उसी का जो पुत्र होता था वही लोग सेना में आते थे। तो इस तरह से वंशवाद को बढ़ावा दे दिया फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और सैनिकों का, और एक क्या करता है, सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान कर दिया, भूमि प्रदान कर दिया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय देखे तो जितना भी भूमि दिया गया था सैनिकों को या फिर जितने भी अमीरों को, वो सारा भूमि को वापस ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक देख रहे हैं कि वेतन के रूप में फिर से भूमि को देना शुरू कर दिया। अब आगे देखते हैं। सेना में पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैल गया, करप्शन फैल गया। अब ज़्यादा ही छूट देगा तो क्या होगा, करप्शन होएगा ही। थोड़ा पकड़ के रखना चाहिए ना। अब सुल्तान है, सम्राट है, तो उसको तो पकड़ के रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहीं पे उसका गलती होता है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आकाशीय बिजली आया था, आकाशीय बिजली गिरा था, आकाशीय बिजली गिरा था, जिसके कारण कुतुब मीनार जो कुतुब मीनार जो है उसका 5वां मंजिल ध्वस्त हो गया था, ध्वस्त हो गया था। तो उसी का निर्माण करवाता है, कौन निर्माण करवाता है, ये फिरोज शाह तुगलक। तो ये क्वेश्चन आता है, जैसे कुतुब मीनार का कौन सा तुगलक वंश का शासक था जो निर्माण कराता है, जब वो बिजली गिरने से ध्वस्त हो गया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1388 में 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। अब इसका मृत्यु होने के बाद लगभग ये जो तुगलक वंश है वो समाप्त ही हो गया था लगभग। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि इसके बाद जो शासक आए थे वो लोग बहुत अयोग्य थे, कमज़ोर थे। तो इस तरह से तुगलक वंश पूरी तरह से समाप्त होने के कगार में आ गया था। ये कमज़ोरी बहुत ख़राब चीज़ है, अगर कमज़ोरी किसी में आ जाए तो वो अच्छा से नहीं चला पाता है। और अगला पॉइंट क्या है, ऐसा भी कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक का जो राजनीतिक रणनीति था, उसके कारण भी तुगलक वंश का पतन हो जाता है। क्या कि वो ज़्यादा ही उदार नीति अपना लेता है, सैनिक लोग को छूट दे देता है, सैन्य व्यवस्था ठीक से कायम नहीं करता है, तो जिसके कारण भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक के समय ही तुगलक वंश का पतन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर और राजाएं आते हैं, कई राजाएं आते हैं, लेकिन सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तो उन लोग से क्वेश्चन तो आता नहीं, लेकिन उन लोग का नाम आप लोग को याद रखना चाहिए। जैसे चौथा राजा कौन बना था, फोर्थ राजा तुगलक शाह बना था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इससे क्वेश्चन नहीं आता, इसका नाम बस याद रखिए। पांचवा था अबू बकर, इसका भी नाम याद रखिए। छठा मोहम्मद शाह, इसका भी नाम याद रखिए। सातवां हुमायूं खां, इसका भी नाम रखिए, क्योंकि इसको अरेंज में दे सकता है आप लोग को कि कर्मिक रूप से इन लोग को सजाइए, ऐसा करके आ सकता है। तो इस सबको आप लोग को नाम याद रखना चाहिए क्रम से, ठीक है। तो आठवां और लास्ट जो तुगलक वंश का राजा आता है वो महमूद शाह, इसलिए क्योंकि लास्ट जो राजा आता है उसका इम्पोर्टेंट इसलिए बढ़ जाता है कि उसके बाद एक नया वंश का स्थापना होगा, उसका समाप्ति होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। महमूद शाह ये भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर शासक था, जो कि 1394 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक काम करता है, ठीक है। लेकिन ये कहने के लिए बस काम करता है, ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था। अब कहीं क्या क्या कमज़ोरी था उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। इसी के समय में 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का आक्रमण होता है, जो कि मंगोल का शासक होता है। मंगोल का शासक काफ़ी ताकतवर शासक होता है, वो हमला करता है दिल्ली साम्राज्य में, महमूद शाह तुगलक के साम्राज्य में। और क्या होता है, और तैमूरलंग के बारे में एक पॉइंट और है कि एक पैर से ये लंगड़ा था। कौन था, तैमूरलंग, एक पैर से लंगड़ा था, इसी कारण उसका नाम तैमूरलंग पड़ा था, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। दिल्ली में आक्रमण करके वो बहुत अधिक लूटमार करता है, बहुत ज़्यादा लूटमार करता है, लूटमार मचा देता है, और बहुत बड़ी मात्रा में अपार धन लूट लेता है और वापस मंगोल चला जाता है,
ठीक है, ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो वो वापस लौट जाता है मंगोल, और इसके समय में दिल्ली सल्तनत का शासन अत्यधिक बिगड़ गया। किसके समय में? महमूद शाह तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का शासन जो था वो अत्यधिक बिगड़ गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, इसका शासन क्षेत्र मात्र अब दिल्ली से, देखिए इतना खराबे हो गया उसका शासन, उसके समय में शासन, कि दिल्ली से मात्र पालम तक ही सिमट के रह गया। दिल्ली से मात्र कुछ ही दूरी में दिल्ली से पालम तक सिमट के रह गया। किसके समय में? महमूद शाह तुगलक के समय में। ठीक है, और इसने नाम मात्र का कहने के लिए बस 1413 ईस्वी तक शासन चलाया, किसी तरह से खींच खाच के चलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ख़त्म ही हो गया है। देखिए तैमूरलंग जो था वो वापस मंगोल लौटते समय वो खिज्र खां, जो कि मदद किया था, खिज्र खां दिल्ली में आक्रमण कर रहा था तैमूरलंग, उसमें खिज्र खां मदद किया था। तो उसी को जब वो मंगोल लौट रहा था तैमूरलंग, तो अपने जीते हुए क्षेत्र को तैमूरलंग को दे देता है, और मतलब सॉरी खिज्र खां को दे देता है। तैमूरलंग जो था, एक बार और बोलते हैं, तैमूरलंग जो था वो मंगोल जब लौट रहा था तो अपने जीते हुए क्षेत्र को खिज्र खां को दे देता है, और खिज्र खां मदद किया था तैमूरलंग का दिल्ली सल्तनत में हमला करने के लिए। तो अपने जीते हुए क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त कर देता है खिज्र खां को। कौन नियुक्त कर देता है? तैमूरलंग नियुक्त कर देता है। ठीक है, और लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर देता है। कौन? तैमूरलंग। और वो चला जाता है अपना मंगोल। उसके बाद फिर क्या होता है, अगला पॉइंट, तैमूरलंग जो है वो कुल कितने दिन दिल्ली में रहा था? 15 दिन रहा था, कुल 15 दिन रहा था आक्रमण करने के समय। उसके बाद क्या होता है, जब खिज्र खां को शासक नियुक्त कर दिया जाता है लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का, तो फिर वो वापस दिल्ली आता है। क्या? वापस दिल्ली आता है, और फिर वही बाद में दिल्ली में सैयद वंश का स्थापना कर देता है। कौन सा? सैयद वंश का स्थापना कर देता है। ठीक है, तो अगला जो वंश आएगा वो सैयद वंश आएगा। तो इसका जल्दी से जल्दी वीडियो लाएंगे, अच्छा से अच्छा वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है उसको हम पढ़ेंगे और 5 काउंट करेंगे, उसमें आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिएगा, और कितना आंसर आप लोग का सही हुआ उसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अब हम अपना मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पूरी तरह से इस्लामिक साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? पूरी तरह से इस्लामिक साम्राज्य का स्थापना अभी ही आप लोग को बताए थे। अब ऑप्शन क्या है, गियासुद्दीन तुगलक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है इल्तुतमिश। चलिए काउंट करें, 1 2 3 4 5। चलिए बताइए, बता दीजिए। चलिए हम बता देते हैं, फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, खराज कर क्यों लिया जाता था या किस लिए लिया जाता था? तो ऑप्शन है, ए युद्ध कर था ये, बी है गैर मुस्लिम कर था, सी है मुस्लिमों से कर लिया जाता था, या डी कृषि कर या लगान था। चलिए बताइए, काउंट करें, 1 2 3 4 5। चलिए आप लोग बता दिए। चलिए हम बता देते हैं, जो खराज था वो कृषि कर था। क्या था? कृषि कर था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने दासों गुलामों के समुचित रख रखाव के लिए किस विभाग का स्थापना करवाता? ये भी आप लोग को पढ़ाए थे। ए है दीवाने बंदगान, बी है दीवाने खैरात, सी है दारुल सफ़ा, डी है दीवाने चौगान। चलिए काउंट करें, 5 आप लोग बताइएगा, 1 2 3 4 5। चलिए बता दिए। चलिए हम बता देते हैं, कौन सा चीज़ का कराया था? दीवाने बंदगान। क्या? दीवाने बंदगान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा
फारसी भाषा में लिखी पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का क्या नाम था? चलिए ऑप्शन पढ़ रहे हैं। तारीख ए फिरोज शाही, फुतूहत ए फिरोज शाही, लुतूहत ए फिरोज शाही, या डी मोहना ए फिरोज शाही। चलिए काउंट कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। चलिए आप लोग बता दिए। चलिए हम बता देते हैं। फुतूहत ए फिरोज शाही, आप लोग पढ़ाए थे, पीछे जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है, 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूरलंग किसके शासनकाल में दिल्ली में आक्रमण करता है? ये भी आप लोगों को पढ़ाए थे। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है महमूद शाह तुगलक। ठीक है, चलिए काउंट करें 1 2 3 4 5। तो बना लिए। चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। तो पांचवा का आंसर कौन सा है? डी, महमूद शाह तुगलक, उसी के समय ना आक्रमण किया था। अब छठा क्वेश्चन क्या है, तैमूरलंग मंगोल वापस जाते समय अपने जीते हुए क्षेत्र का राज्यपाल या शासक किसे नियुक्त करते? इसे अभी पढ़ाए थे। चलिए, ए है महमूद शाह तुगलक, ठीक है, महमूद शाह तुगलक, बी है खिज्र खां, सी है खफी खां, और डी है जुना खां। चलिए काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। चलिए आप लोग बता दिए। चलिए हम बता देते हैं, खिज्र खां को नियुक्त किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लास समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश करेंगे, और आप लोग को इस तरह से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट कराएंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। तो यहीं से हम विदा लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।